Dear students, BSc Part Second, Physical Chemistry, पिछले दो वीडियो से आगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं N1A प्लस N2B। यहाँ देखिए हमें प्रोडक्ट देते हैं M1C एंड M2D, यानी कहने का मतलब A प्लस B हमारे लिए रिएक्टेंट है और C और D हमारे लिए प्रोडक्ट हैं। इनके अणुओं की संख्या इनके पहले लिखी हुई है। माना कि अभिक्रिया के प्रारंभ में A व B की सक्रियता AA व AB है और अभिक्रिया के अंत में C और D की सक्रियता AC और AD है। तब T टेम्परेचर पर इन पदार्थों की मुक्त ऊर्जा निम्न प्रकार से होगी। पहले हम R4 रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन, और फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए। हम यहाँ देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में देखिए GA यानी A रिएक्टेंट के लिए लिखी जाएगी G4 गिब्स फ्री एनर्जी GA नॉट प्लस RT ln AA। A फॉर एक्टिविटी, स्मॉल a जो है वो एक्टिविटी या सक्रियता को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हम B जो हमारा रिएक्टेंट है उसके लिए लिखेंगे फ्री मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी जो है GB इक्वल्स टू GB नॉट प्लस RT ln AB। इसी तरह से हम लिखेंगे GC नॉट प्लस RT ln AC और GD के लिए लिखेंगे हम GD नॉट प्लस RT ln AD। ठीक है, ये हमारे पास चार इक्वेशंस हो गई। यदि इन चार इक्वेशंस में प्रथम दो इक्वेशन हमारे लिए जो है रिएक्टेंट के लिए हैं और अगली दो इक्वेशंस जो हमारे लिए प्रोडक्ट की हैं। यदि उपयुक्त अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हम देखते हैं तो उत्पाद की जो रिएक्टेंट है उसको आप क्रियाकारक या जो क्रियाकारक है उत्पाद की जो फ्री एनर्जी है उसमें से आप क्रियाकारक की जो फ्री एनर्जी है उसको आप घटा दीजिए तो हमें डेल जी मिल जाएगा। तो डेल जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। तो M1GC प्लस M2GD प्लस एंड बाकी चीजें भी इसमें शामिल हो जाएंगी माइनस N1GA प्लस N2GB। अब यहाँ पदार्थों की मुक्त ऊर्जाओं का यदि हम मान रखते हैं तो हमें डेल जी इक्वल टू मिल जाएगा M1GC नॉट प्लस M1RT ln AC प्लस M2GD नॉट प्लस M2RT ln AD प्लस। अब इसमें से माइनस कर दीजिए आप, ये हमारे लिए प्रोडक्ट की हो गई, दोनों प्रोडक्ट जो है उनको ऐड कर दीजिए और रिएक्टेंट की जो है उनको माइनस कर दीजिए। तो माइनस का साइन यहाँ देखिए और इसमें से जो आप ये घटाएंगे N1GA नॉट प्लस N1RT ln AA प्लस N2GB नॉट प्लस N2RT ln AB प्लस। अब यहाँ देखिए डेल जी इक्वल हो जाएगा M1GC नॉट प्लस M2GD नॉट प्लस, और हमने जो शुरू के दो पार्ट हैं उनको आपस में माइनस कर लिया और बाकी बचे हुए जो रेस्ट पार्ट है उनको भी हम माइनस के रूप में लिख लेते हैं। इस तरह से लिखने के बाद हमें मिलता है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln AC पावर M1 इंटू AD पावर M2 अपॉन AA पावर N1 इंटू AB पावर N2। यह डेल जी इक्वल्स टू जाएगा डेल जी नॉट प्लस RT ln, हमसे इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर जो है साम्य अवस्था में डेल जी का मान 0 होता है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे डेल जी का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो डेल जी नॉट हम निकालना हो तो ये आ जाएगा माइनस RT ln AC पावर M1 इंटू AD पावर M2 AA पावर N1 इंटू AB पावर N2। यानी ऊपर हम प्रोडक्ट के लिए एक्टिविटी लिखेंगे, सक्रियता लिखेंगे और नीचे हम जो है रिएक्टेंट के लिए सक्रियता लिखेंगे। क्योंकि दिए गए ताप पर मानक मुक्त ऊर्जा डेल जी नोट का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा जो गोला बना रखा है हल्का सा, इस गोले के अंदर की जो भी वैल्यू है उसको हमने क्या नाम दे दिया, के साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि क्रियाकारक तथा उत्पाद आदर्श गैस हो तो उनकी सक्रियता जो है उनकी सांद्रताओं के बराबर होती है। अतः इस स्थिति में Cc पावर M1 CD पावर M2 Ca पावर N1 और Cb पावर N2, इन सबका को जो हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा K। यही हमारे लिए जो है सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। अब इस नियम के बाद में हम आगे चलते हैं ली सेटेलिए प्रिंसिपल। ली सेटेलिए प्रिंसिपल, साम्यावस्था पर यदि किसी तंत्र के ताप, दाब अथवा सांद्रता, तीन चीजें हो गई, ताप, दाब अथवा
सांद्रता को परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता है। इसे ही हम ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल के नाम से या ली सेटेलियर का नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम ये कहता है कि साम्य अवस्था यदि मान लीजिए गेन हो गई या साम्य अवस्था हमें प्राप्त हो गई, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया H2 प्लस I2 साम्य अवस्था या रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान 2HI। तो इस स्थिति में यदि हम इन तीन चीजों में से टेम्परेचर को चेंज करें या प्रेशर को चेंज करें या कंसंट्रेशन को चेंज करें, तीनों स्थितियों में से यदि हम किसी को भी चेंज करेंगे तो हमारा साम्य अवस्था उस दिशा में चला जाएगा या उस दिशा की ओर चला जाएगा जो उस किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए या नष्ट करता हो। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, सांद्रता। H2 प्लस I2 मिलकर आप क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे हैं। उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे, यानी साम्यावस्था को या साम्यावस्था जो हमारी अग्र दिशा में ज्यादा बने, 2HI हमें जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिले, तो इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। सबसे पहला होगा क्रियाकारक की हमें सांद्रता को बढ़ाते रहना होगा और उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना होगा। इसे हम यूं समझ सकते हैं, H2 और I2 की यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ये चाहती है कि मेरी कंसंट्रेशन ना बढ़े और इस प्रभाव को दूर करने के लिए, अधिक बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को दूर करने के लिए H2 और I2 आपस में मिलकर अधिक मात्रा में जो है HI बना लेते हैं, जिससे H2 और I2 की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। दूसरा, यदि मान लीजिए हम ये चाहें कि उत्पाद की सांद्रता हमें कम करनी चाहिए, यानी जैसे जैसे HI बनता जाए हम उसको रिमूव करते जाएं, तो HI जैसे जैसे कम पड़ता जाएगा H2 और I2 दोनों आपस में मिलकर के जो है वापस HI बनाते चले जाएंगे। तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा हम जो है अधिक से अधिक मात्रा में HI प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक मात्रा में HI प्राप्त करने के लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला काम है क्रियाकारक की सांद्रता को हमें बढ़ाते रहना होगा और दूसरा उत्पाद की सांद्रता को हम कम करते रहना होगा। दोनों ही स्थितियों में साम्य अवस्था अग्र दिशा की ओर विस्थापित, या हमारा जो साम्य है वो अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। दूसरा है ताप परिवर्तन की हम बात करते हैं। ताप परिवर्तन को हम यहाँ पर दो तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि हमारी रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है तो हमें टेम्परेचर कम करने से साम्य अवस्था जो है अग्र दिशा की ओर खिसक जाती है। यदि हमारी रिएक्शन ऊष्माशोषी है तो रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्य जो है दाईं ओर खिसकता है या अग्र दिशा की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर एक रिएक्शन देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए N2 प्लस 3H2 मिलकर के 2NH3 बनाते हैं और इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साम्य जो है विपरीत दिशा की ओर खिसक जाएगा, ताकि रिएक्शन ये चाहती है कि मेरा टेम्परेचर ना बढ़े और बैकवर्ड जो है रिएक्शन होना संपन्न हो जाएगी। अतः इस रिएक्शन को आगे की ओर या अग्र दिशा की ओर ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साम्य बाईं दिशा की ओर खिसक जाएगा। इसी तरह से यदि कोई अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर साम्य जो है दाईं ओर खिसकता है, यानी N2 प्लस O2 मिलकर के 2NO बना रहे हैं। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिक मात्रा में हमें NO मिलेगा, लेकिन यही चीज हम ऊपर वाली रिएक्शन के लिए देखना चाहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर 2NH3 जो है वापस N2 और 3H2 में टूट जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिएक्शन जो है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तीसरा है दाब परिवर्तन। दाब परिवर्तन में ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में अंतर कितना है। यदि ये अंतर समान है तो रिएक्शन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि अणुओं की संख्या डिफरेंट है तो दाब का प्रभाव पड़ता है। पहला, अभिक्रियाएं जिनमें अणुओं की संख्या घट रही है, जैसे N2 प्लस 3H2 में यदि 2NH3 जब बन रहा है तो हमें अधिक प्रेशर इंक्रीज करके साम्य को दाईं ओर हम इसको खिसका सकते हैं। यदि, यानी मेरा कहने का मतलब है अधिक मात्रा में हमें NH3 यदि बनाना है तो N2 प्लस 3H2 को अधिक से अधिक जो है आपस में रिएक्शन कराना होगा और उसके लिए हमें अधिक दाब बढ़ाना होगा, यानी हम प्रेशर बढ़ा करके ही जो है अणुओं को नजदीक ला सकते हैं और अधिक मात्रा में NH3 प्राप्त
कर सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स देखने को हमें मिलेगा, यदि PCl5 का विघटन PCl3 प्लस Cl2 में हो रहा है और प्रोडक्ट में अणुओं की संख्या बढ़ रही है, तो अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाने के लिए हमें दाब कम करना पड़ेगा। जबकि ऊपर वाले केस में हम क्या देख रहे थे, दाब बढ़ाना पड़ेगा, जबकि इस नीचे वाले केस में हम देखते हैं कि दाब हमें कम करना पड़ेगा। ये था, अगर हमारा चेंजेस जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तनों पर भी हम जो है ली सेटेलियर प्रिंसिपल को की एप्लीकेशंस को हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशंस में पहला है ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव, यानी ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है। गलन के समय पदार्थ की ठोस एवं द्रव अवस्थाएं आपस में क्या होती हैं, साम्य अवस्था में होती हैं। ठोस और द्रव दोनों जो है आपस में साम्य अवस्था में होती हैं, यानी ठोस द्रव में बदलता रहता है और द्रव ठोस में बदलता रहता है। लेकिन यदि हम प्रेशर ज्यादा कर देंगे, तो जैसे बर्फ और जल दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं, यदि हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो बर्फ के अणु एक दूसरे के क्या होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, तो वो नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आ जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ जो है प्रेशर बढ़ाने पर जो है जल में कन्वर्ट होने लगेगी। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे, बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो ताकि जो है इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाए और बर्फ जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो है जल में कन्वर्ट होने लगेगी। बर्फ के पिघलने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो दाब बढ़ाने पर साम्य दाईं ओर खिसक जाएगा, अर्थात बर्फ अधिक पिघलती है। इस प्रकार कम ऊर्जा देने पर भी बर्फ पिघलती चली जाएगी, अर्थात उच्च दाब पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। दूसरा है द्रवों का वाष्पीकरण पर ताप व दाब का प्रभाव। द्रवों के वाष्पीकरण को तेज करने के लिए तंत्र के ताप को हमें बढ़ाना चाहिए और दाब को कम कर देना चाहिए। यदि मान लीजिए वाष्पीकरण को हमें तेज करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए और प्रेशर को कम कर देना चाहिए, ताकि अणु जल्दी से जल्दी जो है उड़ करके ऊपर की ओर चले जाएं। जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो द्रव और वाष्प दोनों प्रवस्थाएं जो है एक दूसरे के साम्य अवस्था में होती हैं। दाब बढ़ाने पर अधिकांश वाष्प क्या हो जाती है, संघनित होकर द्रव में बदल जाएगी, जिससे दाब वृद्धि का प्रभाव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अतः हमें द्रवों के वाष्पीकरण को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए, द्रव के ताप को बढ़ाना चाहिए और दाब को कम कर देना चाहिए। द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। दाब बढ़ाने पर वाष्पीकरण की गति क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, और उसे बढ़ाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। उच्च दाब पर द्रवों के क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाले पदार्थ की ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, विलेयता कम हो जाती है। यदि मान लीजिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो विलेयता इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यही रिएक्शन हमारे लिए एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर यदि हम कम कर रहे हैं तो ये अधिक मात्रा में घुलेगा और विलेयता बढ़ जाएगी। तो ये था ली शैतेलियर नियम और उसके अनुप्रयोग। हमने रासायनिक परिवर्तन के दौरान देखा सांद्रता परिवर्तन, ताप परिवर्तन और दाब परिवर्तन, जबकि भौतिक परिवर्तनों में हमें क्या देखा, ठोसों के गलनांक पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठोसों के वाष्पीकरण पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, द्रवों के क्वथनांक पर ताप का प्रभाव पड़ता है और ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। आज इतना ही, धन्यवाद।